अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट, इस मुद्दे पर पूरा हिमाचल उबला हुआ है और उबलने की वजह भी है क्योंकि इसकी मार सीधी सीधी आम आदमी के हितों पर पड़ रही है। और जो आम आदमी के हितों के रक्षक होते हैं ना, जिन्हें हम लोगों ने जिम्मा दिया होता है, उनका क्या रोल है, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि चर्चा कहाँ से शुरू की जाए। तो चर्चा शुरू करने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि कंपैरिजन किया जाए। और कंपैरिजन हमेशा, अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए, तो मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री का भी होना ज़रूरी है। अगर इमीडिएट जो एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो जयराम ठाकुर थे और अब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और ऐसे में ये ज़रूरी है कि जिस आरडीजीएस ग्रांट के लिए इतना झगड़ा पड़ा हुआ और इतना नुकसान होने की जो नौबत है वो प्रदेश को आ चुकी है, तो असल में मुद्दा ये बनता है कि जो पुरानी आरडीजी की ग्रांट्स थी उनका क्या हुआ। क्या उसमें कोई मिसयूज़ हुआ या उसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए, जिसकी वजह से कुछ ऐसे हालात बन गए कि आज आरडीजी के बंद होने के आसार भी बन गए और बंद भी हो गई। हालांकि ये अलग बात है कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली का रुख कर चुके हैं, क्योंकि दिल लगाने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। और हिमाचल बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में, तो छोड़िए कई बार ये कहा कि प्रदेश हित में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हिमाचल के नेता जो हैं बीजेपी के, उनको भी हिमाचल का साथ देना चाहिए। उन्हें भी सरकार के साथ दिल्ली दरबार में चल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी बात करनी चाहिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, ताकि जो आम आदमी के हित हैं उनकी जो रक्षा है वो की जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक दिन कहा कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया और जो चिट्ठी भेजेगी वो वित्त सचिव द्वारा भेजेगी। अगले दिन ये बात कही, पहले बोला मुझे हमें तो बुलाया नहीं गया, मैं तो कांगड़ा गया, और दूसरे दिन उन्होंने झूठ कहा कि सच चिट्ठी जो भेजेगी वो वित्त सचिव द्वारा भेजेगी। तो ये चिट्ठी है जो मैंने उनको भेजी थी। तो खैर, मुद्दे की बात यह है कि आरडीजी अब बंद हुई, लेकिन जब चल रही थी तब इसका उपयोग कैसा हुआ। और अब अगर आंकड़ों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि जब जयराम सरकार थी तो उस दौर में 54,000 करोड़ रुपए की जो आरडीजी की ग्रांट थी वो हिमाचल को मिली, लेकिन 3 साल में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया जो था आरडीजी के तहत हिमाचल को मिला। अब यहीं पर बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि 54,000 करोड़ रुपया कहाँ इस्तेमाल हुआ और 17,000 करोड़ रुपया कहाँ इस्तेमाल हुआ। इस बात का जवाब दे जयराम ठाकुर जी कि 54,000 करोड़ रुपया के रूप में आपको 5 साल में आरडीजी के तौर पर मिले। क्या यह बीते को प्रबंधन नहीं है? और हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले। चलिए अब इसी मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए, सियासत के चश्मे से भी देखा जाए, तो आरडीजी का जो मुद्दा है वो सियासत से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आम आदमी से जुड़ा होता तो शायद आज आरडीजी ग्रांट बंद होने की नौबत ना आती। हिमाचल की सियासत हमेशा कर्मचारियों के आसपास घूमती है। 2.5-3 लाख के करीब कर्मचारियों का कुनबा है, लेकिन ये जो 78 लाख की करीबन आबादी है उसके ऊपर ये भारी पड़ता है। और इनके पास इतना दम भी है कर्मचारियों के पास कि अगर इनके परिवार के वोट जोड़ लिए जाएं तो एक अलग ही आंकड़ा जो है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। यानी सत्ता के पास जाना है तब भी कर्मचारी जरूरी है, अगर सत्ता से दूर होना है तब भी। और इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि 0.9% के साथ बीजेपी सत्ता में आने से पिछड़ गई थी और मुद्दा था ओपीएस। और इसी तरह से आज यही 2 मुद्दे जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है उसके गले की फांस बने हुए हैं, क्योंकि ओपीएस देने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। और उसके साथ दूसरा मुद्दा आ जाता है एरियर का। जब ये चीज़ें जुड़ेंगी तो कोई भी नहीं चाहेगा सियासत से जुड़ा हुआ आदमी कि ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग हो जाएं, या इस पर सियासत के लिहाज से फैसला हो जाए और ये जो कर्मचारी वर्ग है ये भी लिहाज कर जाए। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो फाइनेंशियल ही
इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। जयराम ठाकुर के वक्त में सेक्रेटरी फाइनेंस हुआ करते थे अनिल खाची, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने, और जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो उन्होंने जयराम ठाकुर को ये सलाह दी थी कि आप जो एरियर है वो दे दीजिए, लेकिन उन्होंने एरियर नहीं दिया। और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई और अभी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं देवेश, और देवेश ये कह रहे हैं कि ओपीएस बंद कर दी जाए। तो सुक्खू इस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा है ओपीएस के मामले में, ये जरा आप सुन लीजिए। और जो पेंशन पे की बात है, मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हित में जो भी फैसले करूँगा, किसी की पेंशन पे भी बंद नहीं होने देंगे जो ये लगता है। ये ठीक है कि वित्त विभाग कई बार अपनी स्थिति बताता है, मैंने अपने संसाधन पैदा करने और उनके द्वारा आगे बढ़ना है। आपने सुन लिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ओपीएस पर क्या स्टैंड है, और सियासत के लिहाज से देखा जाए तो ये उन्हें सूट करता है और बीजेपी के लिए ये सूट नहीं करता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी है कि जो बात दुश्मन को सूट ना करती हो, वो जो दूसरा प्रतिद्वंदी होता है उसे सूट करती है। हालांकि अभी तक एरियर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या स्टैंड है वो सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर ओपीएस की बात करें तो जयराम ठाकुर की मजबूरी कह लीजिए या उनकी हाई कमांड की जो गाइडलाइंस है उन्हें देख लीजिए, तो ओपीएस के मुद्दे पर भी उनकी जुबान उसी तरह से बंद है जिस तरह से यूजीसी के मसले पर पूरी भाजपा की जुबान बंद है। ये भी नहीं देख रहे कि पूरे प्रदेश में जो सामाजिक सद्भाव है वो कहां तक बिगड़ने के कगार पर पहुंच चुका है। सरप्लस थी ट्रेजरी, जयराम ठाकुर जी के समय सरप्लस थी, और उस समय के वित्त सचिव ने कहा कि इन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर दे दीजिए, नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, चुनावों से 6 महीने पहले 5,000 करोड़ के रुपए की रेवड़ियां बांट दी, सभी ठेकेदार खुश किए और अपने मित्रों को खुश किया। खैर ये तो एम्प्लॉइज का मुद्दा था, इसे यहीं पे छोड़ते हैं। आप एम्प्लॉइज लोग और जो हमारी तरह असामान्य लोग हैं जो ना सरकारी सेक्टर में है ना गैर सरकारी में है, मैं आप लोगों पर ये बात छोड़ता हूँ कि आप इस बाबत क्या सोचते हैं। मसला असल में आरडीजी के ऊपर चला हुआ है, और जिस तरह से ये आंकड़ा बोल रहा है कि 54,000 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर जी की सरकार को मिले पूरे 5 साल तक, और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को 17,000 करोड़ रुपए 3 सालों में मिल पाए हैं। आप फर्क देख लीजिए कि अगर 2.5 साल में भी 54,000 का देखते तो कितना बनता था, और सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिस्से में कितना आया 17,000 करोड़ की वजह से, वो भी आप खुद तय कर लीजिए। अब जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो ये सवाल उठा रहा है कि अगर 54,000 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल हुआ होता, पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल हुआ होता, तो आज शायद जो हालात है वो कुछ और होते और सरकार की हालत भी कुछ और होती। उनका सीधा सा कहना था कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो स्वास्थ्य होती है, शिक्षा होती है, सड़क होती है, तो ये जो SSS है सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरह, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, इन तीनों का जो मुद्दे हैं आम आदमी से जुड़े हुए, उसका भट्ठा जो है वो अभी तक बैठा भी हुआ है, और आने वाले दौर में लग नहीं रहा है कि इस सियासत के भट्टे में से कुछ ऐसी ईंटें निकलेंगी जिससे हिमाचल को मजबूती मिल सके। 54,000 करोड़ और 17,000 करोड़ के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज लगातार पिछले 3 साल से ये मुद्दा खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी गरमा कर रखा हुआ है, और खुद बीजेपी भी इस मुद्दे पर गरमा रही है कि ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, पर्चियां कटनी शुरू हो गई, 10 रुपए की हो गई। तो अब सवाल उठता है कि 54,000 करोड़ रुपया कहाँ पे लगा। आज प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, 17,000 करोड़ रुपए की ही बात करें तो वो नज़र तो कहीं ना कहीं आ रहा है। हो सकता है कि आरडीजी ग्रांट के तहत ही जो मशीनें, सिटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई, ये तमाम जो मशीनें थी, चाहे वो आईजीएमसी हो, टांडा हो, यहाँ पर बंद पड़ी हुई थी, और मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि इन मशीनों की वजह से जो लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। अब सवाल यहाँ पर ये भी जायज़ उठा रहा है जो बुद्धिजीवी वर्ग है कि क्या 54,000 करोड़ रुपया उसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था। 17,000 करोड़ के ऊपर तो जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। अब सवाल बुद्धिजीवी वर्ग ये भी उठा रहा है कि जो रोबोटिक सर्जरी आज तक किताबों में चलती थी वो अब कहीं ना कहीं हकीकत में जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनमें नज़र आनी शुरू हो गई। यानी किताबों से
रोबोटिक सर्जरी बाहर निकली और डॉक्टर्स भी सामने आए और अब रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या 54,000 करोड़ रुपए में से इन मशीनों के लिए कुछ नहीं हो सकता था? क्या इन मशीनों का सीधा लाभ आम आदमी को नहीं मिलना था? उनका इलाज सही तरीके से, सेफ तरीके से नहीं होना था? सवाल तो बुद्धिजीवी वर्ग का ये जायज है। अब सवाल तो ये भी उठने शुरू हो गया है कि क्या इन दोनों ने, जो एक 54,000 करोड़ रुपए के मालिक थे और दूसरे जो अभी तक कमोवेश 17,000 करोड़ रुपए के मालिक हुए हैं, उन्होंने इस सोशल कॉज पर कुछ अमाउंट खर्च की? क्या जयराम ठाकुर के वक्त में जो सोशल इश्यूज थे उनके ऊपर कोई काम हुआ? क्या इन कामों के लिए भी कोई राशि दी गई? हैरानगी की बात है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है। बस वही सियासत के लिए सियासत हो रही है कि एक दूसरे के कपड़े तो छोड़िए, चमड़ी तक उधेड़ कर रख दी जाए, लेकिन जो चमड़ी है ना वो आम आदमी की उधड़ती है। भारतीय जनता पार्टी वालों, जयराम ठाकुर जी, उनके विधायक दल को मैं कहता हूँ, सद्बुद्धि दो लो और कृपा करके इस अधिकार को लड़ाओ। हम अपने संसाधनों से गरीब की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, गरीब को उसका अधिकार मिलेंगे, लेकिन हम अच्छे फैसले करके, कड़े फैसले करके, जो हमने 3 साल में 3,300 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त कमाया, आगे बढ़ेंगे। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से आरोप लगते हैं कि फलां योजना बंद हो गई, फलां योजना बंद होगी, हुई भी है कुछ, हालांकि वो वैसे बंद नहीं हुई है जो जयराम ठाकुर जी के वक्त में चली थी। वहां पर यही आरडीजी है और ऐसे ही कुछ बजट हैं जिनमें कटौती जो थी वो हिमाचल के खाते में आई, लेकिन देर सवेर ही से ही कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जहां पर इन लोगों को मदद मिल रही है। अलग बात है कि यहाँ पर एक कदम आगे बढ़कर अनाथ बच्चों के लिए भी कुछ हुआ, और जहां तक जो अभी तक एक मुफ्त शिक्षा की बात होती थी तो वो इसी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के खाते में आधिकारिक तौर पर ये बात आती है कि 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वो 1% की ब्याज दर पर गरीबों को पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इन 17,000 करोड़ रुपयों में जो केंद्र से आरडीजी के तहत मिलता था उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो यहाँ पर लगता होगा, और इसका सीधा जो फायदा है वो सोशल कॉज के तहत आम आदमी को, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन पर मिलेगा। लेकिन अब देखिए नौबत क्या आ गई, सियासत शुरू है, आम आदमी ठहर गया है। और यही आरडीजी ग्रांट अगर बंद रही तो सड़कों के क्या हालात होंगे, शिक्षण संस्थानों के क्या हालात होंगे, स्वास्थ्य के क्या हालात होंगे, ये आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रही है और ये हमारे साथ हस्तेला व्यवहार किया जा रहा है। पर जयराम ठाकुर जी भाषण देने में व्यस्त है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हमारी सरकार आने वाली है। वो अपना कुर्सी हित नहीं सोच पा रहे। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, वो कुर्सी हित की लड़ाई लड़ रही है। एक सवाल और उठता है कि ये जो 54,000 करोड़ रुपया था ये गया कहाँ पे, जो पिछले 5 साल में था? अगर मौजूदा दौर में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसमें ये भी आ रहा है कि ऐसी बेवजह कई बिल्डिंग्स, कई चीज़ें तैयार कर दी गई जिन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी को उनका कोई सीधा फायदा नहीं था। यानी बिल्डिंग्स बनी, बहुत बड़े भवन बन गए, ईंट, गारा, पत्थर सब लग गया, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए तो फिर ये जो इकोनॉमी थी किस तरह के, किस सेक्टर के ओरिएंटेड जो थी वो चलती रही थी और आज ठप हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सवाल ये भी उठता है कि 54,000 करोड़ रुपए का हिसाब तो बीजेपी को भी देना चाहिए, क्योंकि अब आम आदमी पूछ रहा है। और ये भी है कि क्या ये जो इकोनॉमी थी कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन थी कि ठेकेदार लॉबी को फायदा देने के लिए आप जहां चाहें वहां पे भवन बनवा दें। और आज की डेट में भी प्रदेश में कितने भवन हैं जो असुरक्षित चले हुए हैं, और क्या वहां पर शिफ्ट हुए? क्या वहां पर जो खर्चा था उसमें कुछ कटौती हुई? अब सरकार ये आंकड़ा भी दे रही है कि बीते 3 साल में 26,000 करोड़ में से 23,000 करोड़ रुपया जो है वो जो पुराने लोन थे उनकी वापसी में गया। यानी टोटल 88% तो वहीं पर निकल गया जहां पर आपने पहले लोन लिए हुए थे पुरानी सरकारों ने, उसमें ही निकल गया सारे के सारा। अब 88% अगर लोन में जा रहा है तो 12% से हम लोगों का क्या होगा ये भी आप तय कीजिएगा। और अगर पुराने आंकड़े को देखा जाए
तो उसमें जो पुरानी बीजेपी की सरकार थी उसमें 70,000 करोड़ रुपए की जो मदद थी वो कुल मिलाकर हिमाचल के पास आई थी, वो चाहे लोन की शेप में थी या किसी और शेप में। अब यक्ष प्रश्न तो ये भी है कि इन 70,000 करोड़ रुपयों में से पुरानी सरकार ने कितना जो था वो लौटाया। अब सियासत देखिए कैसी चल रही है। अनुराग ठाकुर का एक बयान आता है कि हिमाचल में फिजूल खर्ची हुई और अब हिमाचल की सरकार चीखें मार रही है। तो अब एक आंकड़ा आप खुद देख लीजिए कि असल में है क्या सियासत ही हो रही है, कहीं फैक्ट एंड फिगर्स के आधार पर बात भी हो रही है। वित्तीय कुप्रबंध अनुराग ठाकुर जी को पूछना चाहिए कि जिनके समय 54,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूम में मिला, 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन के रूम में मिला और एडिशनल बोरिंग का भी मैं डाटा भी बताऊंगा। इस बात का जवाब नहीं देते, कहते कार्यकर्ता तैयार हो जाओ, हमारी सरकार आने वाली है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन प्रदेश हित के अधिकार की लड़ाई जो पार्टी नहीं लड़ेगी वो प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। अनुराग ठाकुर ये आरोप लगा रहे हैं, पूरी भाजपा लगा रही है कि यहाँ पर चेयरमैन बना दिए गए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, अपने लोगों को फायदा दिया गया। जाहिर सी बात है आपके आरोप सही होंगे, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये भी है कि जब आप लोगों की सरकार थी तब क्या ये चेयरमैन नहीं बनते थे? तब क्या मित्रों को जो आपके, या फिर ये कहें कि जो पार्टी के लोग होते हैं उन्हें वो मजे, अगर आपकी भाषा में कहा जाए कि वो मजे जो थे वो आप लोगों के कैडर ने नहीं लिए, कांग्रेस का कैडर ले रहा, शरेआम नजर आ रहा है, लेकिन सजा किससे मिल रही है? और बड़ी बात तो ये भी है कि 54,000 करोड़ रुपया आपकी सरकार को मिला था और 17,000 करोड़ रुपया जो था वो मौजूदा सरकार को मिला है। अब बताइए कि 54,000 करोड़ रुपए में ज्यादा फिजूल खर्ची होनी थी या 17,000 करोड़ रुपए में फिजूल खर्ची की जा सकती है? लेकिन ये सियासत है, चलेगी, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है। दूसरी तरफ, एक तरफ से अगर हवा सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से तैयार होगी तो तर्क नहीं करते। अब मौजूदा हालात को ही देखिए तो बीजेपी का पूर्व देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन जो इकोनॉमी का हिसाब किताब था वो चलता रहा। और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो अभी तक ओपीएस ड्रिवन के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब आदमी है, जो पुअर सेक्टर है, उसके आसपास उनकी जो सियासत है वो घूमती हुई नजर आ रही है। उनका विजन भी यहाँ पर उसी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बात का सबूत भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स लगातार चीख रहे हैं, ट्रेजरी बंद है, वो भी सच्चे हैं अपनी जगह पे कि अगर काम किया है तो भैया पैसे दीजिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी साबित हो जाता है कि सच में एक जो सरकार थी उसके दौरान जो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन पॉलिसीज थी वो चलती रही, जो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन माइंड सेटअप था वो काम करता रहा। और अब क्या है ये भी आपके सामने है। खैर ये सियासत है जो आपका रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट है आरडीजी, उसके सामने ये नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल थॉट का आरडीएक्स होता है ना वो फिट हो चुका है, यानी आरडीजी वर्सेस आरडीएक्स। और इस आरडीएक्स में किसे उड़ाने की बातें हो रही हैं? बीजेपी के माइंडसेट को देखिए तो कांग्रेस को उड़ाने की बातें हो रही हैं, कांग्रेस के माइंडसेट को देखिए तो बीजेपी के सपनों को उड़ाने की बात हो रही है। तो इस आरडीएक्स में लगा कहाँ पे हम और आप लोगों के जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, वहाँ पर इस आरडीएक्स को एक तरह से कहें कि फिट किया गया है। अब आप तय कीजिए, क्योंकि सियासत को यही सियासत से जुड़े लोग चलाते हैं, लेकिन किस सरकार के दौर में जो पब्लिक ड्रिवन थॉट्स होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई थॉट्स होती हैं, उन पर काम हो रहा है, और अपने अपने को तो तारने का जो तरीका है, जो एक रिवाज है, वो तो हर सरकार में बदस्तूर जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि बीजेपी का भी एक इन दिनों पैटर्न चला हुआ है कि सरकार आज गई कल गई, हम सत्ता में दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे। क्या कभी किसी नेता ने ऐसी बात की हम लोगों के साथ बीच में आके कि भैया हम आप लोगों के लिए ये करेंगे? क्या कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो मैदान में उतरे? क्या उन्होंने कभी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या वजह है कि हम लोग घिरकर रह जाते हैं? बीजेपी और कांग्रेस की दोनों दीवारों से सर पीट कर मरने की नौबत जो है ना वो आ चुकी है। लेकिन
गुजारा तो इन्हीं लोगों के साथ सबको ने ये तय करके रखा कि हमारा गुजारा तो बीजेपी और कांग्रेस के बिना होगा नहीं। लेकिन जो हकीकत है वो भी हमने आपके सामने रखी। 54,000 करोड़ रुपया और 17,000 करोड़ रुपया के बीच में आम जनता कहाँ पे, और इन 17,000 करोड़ रुपयों से जो भवन बनने थे वो ज़रूरी थे, जो दूसरी चीज़ें होनी थी कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा जो कुछ होना था वो हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर ओपीएस के मुद्दे पर, यहाँ पर एरियर के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो भी आपके सामने है, बीजेपी का क्या स्टैंड है वो भी आपके सामने है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सार्वगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।